बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज हम लोग एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के अंदर में एंट्री करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया जहां पे एक मालिक होंगे, एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। यस, तो प्रॉफिट के लिए अगर कोई एक आदमी बिजनेस कोई चला रहा है तो वो अपना फाइनल अकाउंट कैसे बनाएगा, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मेरे बच्चे, ये चैप्टर आपने आज के पहले बचपन में कभी न कभी पढ़ा होगा। मैं जानता हूँ खासकर 11th क्लास में तो आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आप हैं तो। यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ते समय मैं बच्चों को समझता हूँ, मैं आपको बता दूं, कई सारी ऐसी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं जो एक्चुअली आपने रटा हुआ है। आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि एक्चुअली वो होता क्यों है। आज की क्लास में मेरे बच्चे सिर्फ मेरा एक ही मोटिव होगा, वो सारे अनसॉल्व जो क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी तक चल रहे हैं उन सबको बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे उसका आंसर देते हुए और चैप्टर में हम आगे प्रोसीड करें। ठीक है ना? तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बगैर फाइनल अकाउंट में हम लोग एंट्री करते हैं ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। और मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखवाता हूँ, आपको भी मेरे साथ लिखना है, आपको भी मेरे साथ लिखना है। जब मैं बोलूँ को रुक जाओ तो रुक जाना, अब जब बोलूँ कि लिखना शुरू करो तो मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। तो आइए अपने रजिस्टर पर मेरे साथ बनाइए। फाइनल अकाउंट में मेरे बच्चे जो सोल प्रोप्राइटर का होता है उसमें एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ये चैप्टर आपने पहले से नहीं भी पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, तब तो और भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ जो इस चैप्टर में आपको रिक्वायर्ड है टू बिकम मास्टर। देखो, एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बनता है सोल प्रोप्राइटर का, और इस ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूँ छोटा सा, आप भी मेरे साथ यहाँ पे इसको बनाएंगे। ये हमारा मैं थोड़ा सा और इसको इधर कर दूँ तो आप नहीं मिटाना आपका, ठीक है, बट यहाँ मैं ले लेता हूँ। ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में आप यहाँ पे मेरे साथ बनाइए। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में ये छोटा सा एक फॉर्मेट जिसके अंदर में हम लोग एक सोल प्रोप्राइटर जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है उसमें क्या क्या लिखता है। तो एक लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, उसके पास साल के स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस। फिर आप यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस। टू परचेजेस, परचेज का मतलब कि जितना भी हमने परचेज किया लेस, अगर कुछ रिटर्न हुआ है परचेज रिटर्न तो उसको माइनस करके जो नेट अमाउंट हमारा आएगा उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जिसको बोलते हैं नेट परचेजेज। फिर उसके बाद मेरे बच्चे आप लिखेंगे यहाँ पे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज सर ये क्या होते हैं मैं बात करूंगा, अभी फिलहाल लिखिए आप यहाँ पे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स, आप लिखेंगे यहाँ पे बाय सेल्स। सेल्स का मतलब कि जितना भी उन्होंने पूरे एक साल में सेल किया, चाहे कैश पे चाहे क्रेडिट पे, उसमें से लेस कर दीजिए। अगर कुछ सेल्स रिटर्न हुआ है, रिटर्न जो उन्होंने वापस कर दिया कस्टमर ने, उसको माइनस करके नेट अमाउंट यानी कि नेट सेल्स की बात कर रहा हूँ। और फिर साल के एंड में कुछ स्टॉक जो आपके ओपनिंग प्लस परचेज जो गुड्स थे उसमें से कुछ बच गया, तो जो बच गया उसको हम यहाँ पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये हर एक आइटम यहाँ पे क्यों लिखते हैं उसका बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको रीजन दूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन फिलहाल मेरे बच्चे फॉर्मेट लिखिए आप यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक हमारा आ गया, परचेज आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेज आ गए, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, आप इसको क्लोज करेंगे। और अगर ये साइड को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, अगर बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे आ गया तो हम उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा अगर बैलेंसिंग फिगर हमारा इस साइड निकल के आता है तो, है ना, बैलेंसिंग फिगर। नो डाउट कि अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगा तो हम उसको ग्रॉस लॉस कहेंगे। सारे केसेज प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। फिलहाल आप फॉर्मेट लिख रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपका क्या है। इसके बाद मेरे बच्चे आप यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जानने के बाद वो अपना बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाने का हमारा तरीका क्या है, तो आप लिखिए यहाँ पे। इस प्रॉफिट लॉस में हम क्या करेंगे जी, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो उन ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लेकर आते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रोस प्रॉफिट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से जितना भी ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया उसको यहाँ लिखेंगे, और इसमें से हम माइनस करते हैं आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज
हमने क्या बोला, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेंस को हमने यहाँ पे लिखा, और इनके सिवाय जितने भी आपके खर्चे जिनको हमने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम यहाँ लिखेंगे। इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया। और मेरे बच्चे, अगर कोई अदर इनकम होता है, बाय अदर इनकम, कुछ और भी इनकम होते हैं, सेल्स को छोड़कर, सेल्स को छोड़ के, सेल्स का इनकम हमने यहाँ दिखा दिया, इसको छोड़ के कोई और भी अगर आपका इनकम होता है, जैसे हमने कोई रेंट रिसीव किया है, हमने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है इन्वेस्टमेंट पे, उन सबको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम इसको क्लोज करते हैं। अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर इस साइड आता है, यानी कि इनको ऐड किया, इसको माइनस किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे जी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका, यानी कि यही बिजनेस का अल्टीमेट प्रॉफिट निकल के आया, और यहाँ पे आएगा तो नेट लॉस हो जाएगा। उसको हम क्वेश्चन के साथ देख लेंगे, फिलहाल एक कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उस ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ और भी सेल्स को छोड़ के बिजनेस में कोई इनकम हुआ है, उनको हम ऐड करेंगे। सारे खर्चे डायरेक्ट को छोड़ के बाकी सारे खर्चे यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। और इसके बाद मेरे बच्चे, जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं ना, वो बनाते हैं अपना बैलेंस शीट। मेरे साथ साथ बनाएंगे, ना आगे ना पीछे। बैलेंस शीट हमेशा हम क्या करते हैं, साल के एंड में बनाते हैं। तो साल के एंड में जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा जी, इसमें क्या होगा, बिजनेस में साल के एंड में जितने भी आपके एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, उन सारे एसेट्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। इस साइड में बच्चे, जो बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल है, उस कैपिटल को हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो प्रॉफिट हमने कमाया ना, नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, इस कैपिटल में लाके हम ऐड कर देते हैं। क्योंकि जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट ऑनर का ही तो है, तो हम उसके कैपिटल में ऐड करके इस अमाउंट को बाहर कर देंगे। अगर यहाँ पे लॉस होता तो हम यहाँ माइनस करते, प्रॉफिट तो हम ऐड करते। और भी बहुत सारी बातें होती है, वो क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे। इसके बाद मेरे बच्चे, जितने भी बैलेंस शीट, जितने भी एंड में आपके पास लायबिलिटीज हैं, यानी कि इस फर्म, इस बिजनेस के ऊपर में जितनी भी लायबिलिटी है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और फिर इस दोनों साइड को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, एंड दोनों साइड हमारा यहाँ पे टैली कर जाएगा। यही है आपका फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। मैं जानता हूं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं ना इसमें कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूं, कुछ ऐसे आइटम्स जिसके बारे में आपने अभी तक रट्टाफिकेशन पे विश्वास किया था, मैं उस रट्टाफिकेशन को खत्म करना चाहता हूं। और उस प्रोसेस में जो पहला काम है ना, पहला काम, कि ये जो एक्सपेंसेस जिनको हमने कह दिया यहाँ पे डायरेक्ट, अब देखें यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेज को हमने क्या बोल दिया, डायरेक्ट, एंड कुछ को हमने कह दिया इनडायरेक्ट। आखिर ये जो क्लासिफिकेशन होता है कि कौन से खर्चे हमारे डायरेक्ट हैं, कौन से खर्चे हमारे इनडायरेक्ट हैं, आखिर ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ताकि अगर मैं ये समझ जाऊं ना, तो एग्जाम में मेरे बच्चे, एग्जामिनर बहुत उल्टे सीधे नाम देके आपको परेशान करता है। उस परेशानी से हमेशा के लिए हम खत्म हो जाएंगे। और वही चीज खत्म करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं एक क्लियर कट क्लासिफिकेशन की, हाउ वी क्लासिफाई द एक्सपेंसेस इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ध्यान से, अब मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाऊंगा। आप चाहो तो अब बेशक रुक जाओ, मेरे पूरे डायग्राम को एक बार देख लो, क्योंकि आपको नहीं पता डायग्राम में कहाँ पे कितने कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट आएगी। आप उस डायग्राम को देख लें, उसके बाद जब मैं बोलूंगा कि भैया वीडियो को पॉज करके आप इस डायग्राम की कॉपी कर लें, तो आप उसको कर लेना। फिलहाल सुनिए, मैं आपको ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लियर कट क्लासिफिकेशन जो होता है, उसके बारे में आपको समझाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो, ये तो कंफर्म्ड है मेरे बच्चे कि आप ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बना रहे हो, इसको बनाने का मेन मोटिव प्रॉफिट पता करना आपका है। इस प्रॉफिट को पता करते समय कुछ खर्चे जिनको कि आप कह रहे हो कि डायरेक्ट है, उसको हम दिखा रहे हैं ट्रेडिंग में, और जिनको कहते हो कि यार वो इनडायरेक्ट है, उसको हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस में। ये क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। पता है, कोई भी बिजनेस के अंदर में जब आप यहाँ पे खर्चे शुरू करते हो ना बच्चे, मतलब बिजनेस जो शुरू होता है वो स्टार्ट होता है एक मार्केट से। ये देखिए आप यहाँ पे एक मार्केट, ये वो मार्केट है जहाँ से इस सोल प्रोप्राइटर बिजनेसमैन ने क्या किया कि जाके मेरे बच्चे रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल वो आपके मटेरियल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं जी, परचेज करके उन पे हम आपका फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, और उसी फिनिश गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। तो ये जो इस बिजनेस का जो मालिक है, उसने मार्केट से क्या परचेज किया, रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल को ही हम क्या बोलते हैं, परचेजेज।
है ना। और इस रॉ मटेरियल का ही जो स्टॉक हमारे पास पिछले साल के एंड में पड़ा था उसको हम कहते हैं इस साल का ओपनिंग स्टॉक। तो एक तो आपका रॉ मटेरियल हो गया। अब देखो, मार्केट से जब इस रॉ मटेरियल को आप परचेज करते हो ना, तो आपको डर लगता है कि यार कहीं रॉ मटेरियल खराब क्वालिटी का ना मिल जाए, कहीं मुझे महंगा ना मिल जाए। तो आप उस मार्केट में एक प्यारा सा कोई भैया जी है, आपने उनको पकड़ा, बोला कि भैया भैया आप एक काम करो, मुझे अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल कम से कम रेट में दिला दो। तो मेरे बच्चे, वो भैया जी जो बैठे हुए थे ना, उन्होंने क्या किया, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का मटेरियल आपको कम से कम रेट में दिला दिया। नो डाउट कि वो भैया जी फ्री में तो काम नहीं करेंगे ना, इस काम को करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपसे कमीशन चार्ज किया। उस कमीशन को हम अपने अकाउंट्स में क्या बोलेंगे जी, कमीशन ऑन परचेजेज। क्या बोलेंगे, कमीशन ऑन परचेजेज आपका। तो ठीक है, मैं आपके दिमाग में एक क्लियर कट पिक्चर लेके आना चाहता हूं ताकि आपका रटाफिकेशन खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, मार्केट से परचेज किया रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल के परचेज पे आपने क्या पे किया, कमीशन पे किया। अब देखो, ये गुड्स जो आपने मार्केट से परचेज किया है, इस गुड्स को आप मार्केट से परचेज करके कहाँ लेकर आओगे, अपने फैक्ट्री में। अपने फैक्ट्री में। फैक्ट्री वो जगह है मेरे बच्चे जहां पे आपको क्या करना है, इस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना आपको, है ना, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें कोई डाउट ना हो कि इस रॉ मटेरियल को जो आपने परचेज किया और परचेज करके जब फैक्ट्री में आप लेकर आओगे, तो इस रास्ते में आपको यहाँ पे फ्रेट यानी कि भाड़ा पे करना पड़ सकता है। फ्रेट हो जाए, इसको फ्रेट कहूँगा, कार्टेज कहूँगा, कार्टेज कहूँगा, मैं कभी कभी इसको कैरेज भी कहता हूँ, बहुत सारे नाम होते हैं। मैं एक काम करता हूँ ना, कैरेज को इधर ले लेता हूँ ताकि जगह बच जाए। फ्रेट हो गया, कार्टेज हो गया, कैरेज हो गया, तो कुछ भी नाम हो, सबका मतलब क्या जी, भाड़ा होता है। तो मार्केट से जो रॉ मटेरियल परचेज किया उसको फैक्ट्री में लेकर आए, फैक्ट्री में लाने में इतने सारे भाड़ा पे किए, उसके बाद फैक्ट्री में गुड्स अब आपका आ चुका है। जब फैक्ट्री में गुड्स आ गए बच्चे, तो फैक्ट्री में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। फैक्ट्री का आप यहाँ पे रेंट पे कर रहे हो, फैक्ट्री का आप यहाँ पे इंश्योरेंस पे कर रहे हो, फैक्ट्री के अंदर में आपके वर्कर्स काम करते हैं जिनको कि हम वेजेज पे कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर में मशीन्स होते हैं, उन मशीन्स के हीटिंग पे, प्रोडक्शन करने के पहले उसकी हीटिंग होगा ना, तो हीटिंग में कितने सारे आपके इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग चार्जेज, है ना, हीटिंग चार्जेज। नाम को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश नहीं। हीटिंग चार्जेज आपका होता है। फैक्ट्री के अंदर भी मेरे बच्चे कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं जिनको हम आपका सैलरी पे करते हैं। जो मजदूर होते हैं ना, वर्कर्स, उनको तो हम वेजेज पे करते हैं, एम्प्लॉय को क्या पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर में जो एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री का सुपरवाइजर हो गया, फैक्ट्री मैनेजर हो गया, तो फैक्ट्री मैनेजर, सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सब जो होते हैं जो फैक्ट्री को सर्विस देते हैं, उनको हम क्या पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं। ठीक है ना बच्चे। ऐसे मैं कितने नाम बताऊं, हजारों खर्चे हैं जो यहाँ पे आपके होते हैं। मैं उन खर्चों के नाम में नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट से गुड्स फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री में लाकर कुछ खर्चे रास्ते में हो गए, कुछ यहाँ हो गए, और जो फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी बहुत सारे खर्चे हो गए। अब मेरे बच्चे, ये फैक्ट्री से गुड्स आपका बनने के बाद निकलेगा और उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं जी, गोडाउन के अंदर में। पहले देख लो, क्योंकि आपको नहीं पता कितना बड़ा डायग्राम बनेगा, फिर वीडियो को पॉज करके बाद में आप उसको लिखेंगे। जब फैक्ट्री से गुड्स आपने निकाला एंड गोडाउन में लेके गए, तो यहाँ भी आपको कैरिज पे करना पड़ सकता है। यहाँ भी हम क्या पे करते हैं जी, कैरिज पे करते हैं, फ्रेट पे करते हैं, कार्टेज पे करते हैं, यहाँ भी कई सारे नाम आ जाते हैं। कार्टेज आपने पे किया, है ना, बहुत सारे नाम। लेकिन हाँ, एक चीज बताऊं मैं आपको, एक चीज बताऊं, आप किसी को बोलना नहीं। पता है, जब मार्केट से आप फैक्ट्री में सामान लेकर आते हो, रॉ मटेरियल लेकर आते हो, और उस पे फ्रेट, कार्टेज या कैरेज पे करते हो ना बच्चे, तो इन फ्रेट, कार्टेज, कैरेज को हम यहाँ पे कहते हैं इनवर्ड। हम इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ड कहते हैं कि भैया फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, आपका कार्टेज इनवर्ड, इसको इनवर्ड कहा जाता है। लेकिन फैक्ट्री में गुड्स बनकर जब तैयार हो गया, उसके बाद फैक्ट्री से आप कहीं भी लेकर जाओगे, गोडाउन में लेके आ रहे हो, गोडाउन के बाद फिर आपका यहाँ पे शोरूम आएगा कहीं भी, तो इन सबको हम कहते हैं क्या, कैरेज आउटवर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, आउटवर्ड कहते हैं। ये आउटवर्ड हो गया। आउटवर्ड का मतलब कि फैक्ट्री से बाहर निकालने में जो आपने भाड़ा पे किया। तो कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड आपका। ठीक है ना, आउटवर्ड।
अब देखो उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो ये गोडाउन है, इस गोडाउन में बहुत सारे खर्चे होते हैं। आप खुद बताओ ना, क्या गोडाउन का हम रेंट नहीं पे करते हैं? पे करते हैं। क्या गोडाउन का इंश्योरेंस नहीं होता? इनका भी इंश्योरेंस होता है। गोडाउन के अंदर में भी एम्प्लॉय काम करते हैं जिनको कि हम सैलरी पे करते हैं। गोडाउन के अंदर में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। और ऐसे पता नहीं मेरे बच्चे कितने सारे खर्चे हैं जो कि आपके गोडाउन के अंदर में भी होते हैं। मैं नाम नहीं चाहता कि आप याद कीजिए, आप कॉन्सेप्ट याद कीजिए, नाम अपने आप क्लासिफाई करना शुरू कर देंगे कि वो खर्चे कहाँ जाएंगे। इसके बाद मेरे बच्चे, जब गुड्स आपने गोडाउन में रखा, गोडाउन से भी गुड्स को हम निकाल के कहाँ ले जाते हैं? शोरूम में। शोरूम वो जगह होता है जहाँ से गुड्स को हम सेल करने का काम करते हैं, जहाँ पे हमारा सेल होता है। और गुड्स को सेल करने में यहाँ भी बहुत सारे खर्चे। आप देखो, शोरूम का भी हम रेंट पे करते हैं, शोरूम का भी हम यहाँ पे इंश्योरेंस पे करते हैं, शोरूम के अंदर में भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, शोरूम के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है ना। शोरूम में गुड्स को बेचते समय, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बेचते समय कुछ गुड्स आपका बैडेड्स हो गया, मतलब जिनको हमने गुड्स सेल किया था उनसे कुछ पैसा डूब गया, बैडेड्स हो जाता है। शोरूम में सेल करते समय आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। गुड्स को सेल करते समय हमें कुछ एडवर्टीजमेंट पे भी खर्च करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट पे भी खर्च करना पड़ता है। गुड्स को सेल करते समय हम कमीशन भी पे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कमीशन सेल्स। हजारों खर्चे हैं जो कि आप अपने शोरूम से भी करते हैं, है ना बच्चे। और एक बात बताऊं, इन सबको मैनेज करने वाला, ये जो फैक्ट्री है, ये जो गोडाउन है, ये जो शोरूम है, इन सबको हम मैनेज कहाँ से करते हैं जी? ऑफिस से करते हैं ना। कोई भी आदमी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो आप देखो, वो फैक्ट्री में तो बैठेगा नहीं, गोडाउन में बैठेगा नहीं, शोरूम में बैठेगा नहीं, वो कहाँ बैठेगा? अपने ऑफिस में, जहाँ से वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। मैं एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूँ जिसका मालिक तो एक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। वो बड़ा बिजनेस करना चाह रहा है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, बड़ा बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। और उस केस में आखिर उनका एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस कहाँ कहाँ तक जा सकता है, खर्चे कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, उन सारी पॉसिबिलिटीज को इकट्ठा करके मैं आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं। अब देखो ना, ऑफिस, क्या ऑफिस में खर्चे नहीं होते हैं क्या? सर, ऑफिस का भी रेंट पे करते हैं, ऑफिस का भी हम इंश्योरेंस पे करते हैं, ऑफिस के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, ऑफिस के अंदर भी आपके एम्प्लॉय काम करते हैं जिनको कि हम सैलरी पे करते हैं। ऐसे हजारों खर्चे होते हैं मेरे बच्चे, जहाँ पे यहाँ पे आपका टेलीफोन बिल आता है। खैर, अब तो टेलीफोन का ज़माना ख़त्म हो गया, मोबाइल बिल कहा जा सकता है, बट बिल तो आते हैं ना, टेलीफोन बिल आपका हो गया। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो कि आपका ऑफिस में ही होता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, जो आपके पेपर पे, प्रिंटिंग पे, एंड जो स्टेशनरी जो आपके यूज होते हैं जनरली, ऐसे तो सब जगह यूज होते हैं, बट उनसे भी जुड़ा खर्च आपका यहाँ पे हो गया। अनगिनत, अनलिमिटेड खर्चे हैं, अनलिमिटेड नाम है मेरे बच्चे जो हो सकते हैं, बट हाँ, उनका दायरा इतना ही जगह होगा। अगर आपको मुझे विश्वास नहीं है तो अब आंखें बंद करो और किसी भी बिजनेस के बारे में सोचो कि कोई भी बिजनेस अगर कोई खर्च कर रहा है, कोई एक्सपेंसेज कर रहा है, तो उनके एक्सपेंसेज इसी में से कहीं ना कहीं पे आपके हो रहे होंगे, है ना बच्चों? ये सर। तो अब पता है क्या है, ये जो हमने यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाने की कोशिश की ना, इन्हीं एक्सपेंसेज में से कुछ खर्चों को हम क्या बोलते हैं जी? डायरेक्ट, एंड कुछ को क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट। अब देखो कितना मजा आएगा, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपको बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन अपने आप जवाब देना शुरू कर दोगे, मुझे उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगी, मेरी या किसी की। ये देखिए आप मेरे बच्चे, मार्केट से आपने जो परचेज किया रॉ मटेरियल, मार्केट से क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल। और आपने फैक्ट्री में गुड्स को बनाकर आपने तैयार कर दिया, फैक्ट्री में गुड्स को बना के तैयार कर दिया। मार्केट से क्या परचेज किया जी? हमने रॉ मटेरियल, और फैक्ट्री में गुड्स को बना के तैयार कर दिया। इसके बीच में ये जितने सारे खर्चे होते हैं ना, इसके बीच में जितने सारे खर्चे आपके बिजनेस में होते हैं, उन्हीं एक्सपेंसेज को मेरे बच्चे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज। हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अभी अपने दिमाग में कोई इफ और मत आने देना, मेरी पूरी बात सुनना। जब मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब आपके सवाल मैं लूंगा, और मैं आपको, एक्चुअली मेरी रिक्वायरमेंट ही आपको नहीं आएगी।
तो मार्केट से जैसे ही आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ये खर्चे आ गए। और फिर इनके द्वारा ये फैक्ट्री में जहाँ पे गुड्स को आप बना के बिल्कुल तैयार कर रहे हो आगे आपका रखने के लिए, बेचने के लिए, वहाँ तक के जितने सारे खर्चे होंगे ना बच्चे, उन सारे खर्चों को क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर इसके बाद के जितने सारे खर्चे हो जाएंगे, ये देखिए, ये फैक्ट्री से गुड्स को निकालते ही इसके बाद जितने भी खर्चे आपके हो रहे हैं, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो खर्चे आपके गुड्स को फैक्ट्री से बाहर निकालने में हो रहे हैं, यानी कि कैरेज आउटवार्ड हो जाए, चाहे वो गोडाउन के खर्चे हो जाए, चाहे वो शोरूम के हो जाए, चाहे ऑफिस के हो जाए, इन सारे एक्सपेंसेज को हम क्या बोलते हैं? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ये लीजिए, इससे बेहतर क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? सर सवाल कुछ दिमाग में है, अभी मत आने दो ना। आज की क्लास को मेरा अंत तो होने दो बदमाश, एक बार क्लास को मेरा एंड हो जाने दो, फिर आप सवाल पूछना। मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल आपके पास बचेंगे, बट अभी इफ और नहीं, बस जितना आपको संतोष सर बोल रहे हैं उतनी ही बातें सुनिए, वही सत्य मानिए, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है दुनिया में, बस आप और मैं और हमारा फाइनल अकाउंट। तो हमने कहा कि मार्केट से जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और फैक्ट्री में आपने गुड्स बना के तैयार कर दिया, इसके बीच में जितने सारे खर्चे होंगे उनको मैं कहूंगा डायरेक्ट, और इसके बाद के खर्चे को क्या बोलूंगा? इनडायरेक्ट। इसमें कोई डाउट आपको? इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर। क्या आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हो क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा। मैंने पूछा एक बात बताओ, आपने कैरेज इनवर्ड पे किया, वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सर डायरेक्ट है, क्योंकि इसके पहले के खर्चे। आपने फैक्ट्री का रेंट पे किया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सर डायरेक्ट है। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, वो क्या है? डायरेक्ट है। फैक्ट्री का हीटिंग, फैक्ट्री का वेजेज, फैक्ट्री की सैलरी, सब क्या है? डायरेक्ट है। सर हम तो बचपन में सैलरी को हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते थे, भूल जाओ सारी बातें। आज सत्य दुनिया में कुछ अगर है तो आपके संतोष सर है, और इसका कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देने वाला हूं। अभी सबर करो, पूरा लेक्चर मेरा खत्म होने दो। हमने कहा कि भैया फैक्ट्री का सैलरी क्या है? फैक्ट्री का मैनेजर है, फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, फैक्ट्री का फोरमैन है, उसको सैलरी पे करो, वो क्या है? आप कहना कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। मैंने कहा गोडाउन का रेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। इंश्योरेंस सब गोडाउन क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। आप मुझे बताओ शोरूम का इंश्योरेंस क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। आप बताओ ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। ये क्लासिफिकेशन अब आपके दिमाग में बैठ चुका है बिना किसी डाउट के। एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं वो कहां जाते हैं? अरे बोलो, मैं सुन रहा हूं आपसे कि जिनको हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? आप कह रहे हो कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बट मैं कहता हूं कि ठहरो, जल्दबाजी नहीं है बदमाश, सुनो तो आगे की बातें मैं क्या बता रहा हूं। पता है ऐसा नहीं, वो बचपन की बातें थी, अब आप बड़े हो चुके, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं ना, डायरेक्ट, पर बच्चे जितने भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं उनको आंख बंद करके आप ट्रेडिंग अकाउंट में मत दिखाना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फर्दर फिर से दो पार्ट में क्लासिफिकेशन होता है। हमें देखना होता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्या वो नॉर्मल नेचर के खर्चे हैं, नॉर्मल आपके नेचर के एक्सपेंसेस हैं, या फिर वो खर्चे आपका एबनॉर्मल नेचर के हैं, एबनॉर्मल नेचर के। हमें ये भी देखना होता है अपने फाइनल अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए कि क्या वो नॉर्मल नेचर के खर्चे हैं कि एबनॉर्मल। सर नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, ये बता दो मेरे प्यारे बच्चों। मैं अगर आपको एबनॉर्मल बता दूं ना तो नॉर्मल अपने आप समझ जाओगे, लेकिन फिर भी मैं दोनों समझाऊंगा। पहले समझाता हूं कौन से खर्चे हैं जो डायरेक्ट हैं और नॉर्मल नेचर के हैं। नॉर्मल नेचर का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो कोई भी आदमी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है ना बच्चे, कोई भी आदमी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसके बीच में वो खर्चे होंगे ही होंगे। पहले मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट का। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि आपके हर एक बिजनेस में होते हैं, हर एक बिजनेस में होते हैं, वो होंगे तभी बिजनेस आपका होगा। हम उनको बोलते हैं नॉर्मल खर्चे। जैसे कि आप देखो ना,
कमीशन पे करना नॉर्मल है ना, बिजनेस करोगे तो कमीशन तो पे करना होगा। आपने फ्रेट पे किया, रेंट पे किया, इंश्योरेंस पे किया, वेजेज, हीटिंग चार्जेस, सैलरी, ये सभी के सभी क्या होते हैं, नॉर्मल नेचर के हैं। एक बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चे आपको करने होते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल आपका। तो सर आपने बेवकूफ़ बना दिया, फिर एबनॉर्मल क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, वो एक्सपेंसेस जो इसके बीच में तो हो रहे हैं, इसके बीच में तो हो रहे हैं, लेकिन उन एक्सपेंसेस का होना बिजनेस में कोई नहीं चाहता। वो पता नहीं वो कैसे हो जाते हैं, मतलब कि ना चाहकर भी जो रूटीन और बिजनेस में खर्चे आपका उससे हटके कोई खर्चे, हम उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, रॉ मटेरियल को परचेज करना आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सर वो तो होगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो परचेज जो है ना बच्चे, वो तो आपका नॉर्मल है, लेकिन कह दो फॉर एग्जाम्पल कहता है कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर या फिर थेफ्ट। आप मुझे बताओ, आग लगना ये फायर ऑब्लिक है, ये फायर ऑब्लिक मैंने किया, ऑब्लिक थेफ्ट, आपको फायर हो जाए, थेफ्ट हो जाए, फ्लड हो जाए। आप मुझे बताओ कि आप चाहते हो क्या कि बिजनेस में जो गुड्स आपने परचेज किया है उसमें से कुछ गुड्स आपका लॉस्ट हो जाए ड्यू टू फायर, आग लगे लॉस्ट हो जाए, चोरी हो जाए? क्या आप चाहते हो? नहीं चाहते। मेरे बच्चे, ऐसे खर्चे जो है तो इसी के बीच में इनकर्ड हुए। फैक्ट्री में ही गुड्स पड़ा हुआ था, रास्ते में गुड्स पड़ा हुआ था, चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया, ये सभी क्या बोले जाएंगे? एबनॉर्मल नेचर के, एबनॉर्मल खर्चे। मेरे बच्चे, मान लो जैसे कि हमने क्या किया, ये देखो, हमने वेजेज पे किया फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में वेजेज पे करना नॉर्मल है, लेकिन हुआ क्या कि फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया। फैक्ट्री में एक बार स्ट्राइक हो गया, हड़ताल हो गई, और उस स्ट्राइक के टाइम पे आपको वर्कर्स को वेजेज पे करने पड़े। मुझे ये बताइए कि स्ट्राइक होना बिजनेस में आप चाहते हो क्या? क्या स्ट्राइक होना नॉर्मल है क्या? नहीं सर। तो अगर स्ट्राइक के ड्यूरेशन में, उस स्ट्राइक के ड्यूरेशन में कुछ आपने वेजेज पे किया है, वो मेरे बच्चे नॉर्मल नहीं होता, वो होता है हमारा क्या? एबनॉर्मल। आप बड़े बच्चे हो, आप प्रोफेशनल बच्चे हो, आपको एक एक वर्ड का बहुत क्लियर कट मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं कौन सा ऐसा वर्ड दे देगा जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो। तो मेरे बच्चे, अगर एग्जाम में कह दे कि वेजेज पेड आपका ड्यूरिंग स्ट्राइक के टाइम पे, बिजनेस में स्ट्राइक हो गया था, उस टाइम पे अगर आपने वेजेज पे किया तो वो एबनॉर्मल है, वो आपका क्या होगा? एबनॉर्मल होगा। सुनिए अब मेरी बात ध्यान से। देखो, कहते हैं कि वो सारे खर्चे जो आपके डायरेक्ट है, पहला क्लासिफिकेशन क्या? डायरेक्ट। एंड डायरेक्ट के साथ साथ वो नॉर्मल है। अगर एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट हैं एंड नॉर्मल हैं, उन्हीं खर्चों को मेरे बच्चे हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, सिर्फ उन्हीं खर्चों को दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। मैं आपको अगली क्लास से जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे बिल्कुल एक एक एडजस्टमेंट को दिखाऊंगा कि एक्चुअली आप यही काम कर रहे हो। पहले आप रटते थे, आप समझ रहे हो उस बात को। तो कोई पूछ देना आज के बाद कि बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं, तो बोलना कि देखो जी, ट्रेडिंग अकाउंट में वही एक्सपेंसेज आते हैं जो डायरेक्ट हैं एंड नॉर्मल नेचर के हैं। जो डायरेक्ट आपके हैं एंड नॉर्मल नेचर के, उनको हम कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक्सपेंसेस डायरेक्ट ही क्यों ना हो, यानी कि इसके बीच में, लेकिन अगर वो एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल खर्चों को हमेशा हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। आप कसम खा लो, कोई भी एक्सपेंस आपको दिख जाए एबनॉर्मल नेचर का है, तो दैट एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंस विल ट्रांसफर टू वेयर? द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दैट विल नॉट कम टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो डायरेक्ट है एंड नॉर्मल खर्चे वही बस दिखाए जाते हैं, ठीक है ना? और हाँ, इनडायरेक्ट खर्चे, अगर ये इनडायरेक्ट है इधर के, तो इधर का कोई भी खर्च हो, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, वो सब कहाँ चले जाएंगे? हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस में चले जाएंगे। इसका मतलब कि मैं इसको अगर बहुत प्यार से आपके लिए सजाने की कोशिश करूं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के ब्रैकेट में ना नीचे में यहाँ पता क्या लिखूंगा? नॉर्मल नेचर के होने चाहिए, बस नॉर्मल नेचर के। तो जो नॉर्मल नेचर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वही ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाएंगे। आपके एग्जाम में आया हुआ एक बार क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया था, आज से 2-3 अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन था कि जरा मुझे बताइए कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेज वी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक ऑप्शन था डायरेक्ट एक्सपेंसेज,
एक था इनडायरेक्ट, एक था आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज, सॉरी माफ कीजिए, एक था ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज, एक था आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑफ नॉर्मल नेचर, एक था डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑफ एबनॉर्मल नेचर, एक था आपका इनडायरेक्ट। तो कहाँ टिक मार्क करना था? क्या ऑल डायरेक्ट में? नहीं मेरे बच्चे, करना था डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड नॉर्मल नेचर। तो उन्हीं को हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में दिखाएंगे। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन ही आ गया जहां पे इतना इन डेप्थ नहीं जा रहा है, वो कहता बताओ जी ट्रेडिंग में कौन से खर्चे आते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर आपका कुछ और भी उल्टे सीधे नाम। तो हम डायरेक्ट में टिक मार्क करेंगे, ऑप्शंस को ठीक से पढ़ेंगे और जो बेस्ट होगा उसी पे हम टिक मार्क करते हैं। आई बात समझ में आपको? ये सर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपको चीजें बता दी कि कौन से खर्चे कहाँ पे जाएंगे। आप प्लीज इसकी कॉपी कर लीजिए। मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ पे किनारे हो जाता हूँ, आप इसकी कॉपी कीजिए, क्योंकि अब मैं इसका ऑपरेशन करूंगा। आपसे 10 सवाल पूछूंगा और उसका जो बच्चा सही जवाब दे देगा सारे सवाल का, उसको बिलीव कीजिए आपके घर में आकर आपको चॉकलेट खिलाऊंगा और फिर मैं वापस आऊंगा। इस बात को मैं बोलता हूं। पहले आप कॉपी कर लीजिए। डायग्राम में कहीं पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़े मेरे हैंडराइटिंग गंदी है बट कॉन्सेप्ट उतना ही बेहतर है। आप प्लीज कॉपी कीजिए। मानता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके आपने कॉपी कर लिया होगा। अब मेरे बच्चे, मैं कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंसेज का नाम लिखना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ वो खर्चे कहाँ जाएंगे। बट मैं कहाँ लिखूं? इस पेज को मैं मिटाना चाहता नहीं। मैं चाहता हूं कि अगले पेज पे लिखूं, यहाँ पे अगले पेज पे, है ना, जहाँ पे दिक्कत आएगी हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। लिखेंगे आप मेरे साथ, रजिस्टर पे नया पेज लीजिए और नए पेज पे लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ some important items in इनकम स्टेटमेंट। हमने क्या बोल दिया? इनकम स्टेटमेंट। आपको पता है इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट का मतलब हो गया बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट को एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? आपका इनकम स्टेटमेंट, जहां पे हम इनकम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रॉफिट को। पहला मुझे बताओ जल्दी से, एग्जाम में आ गया रेंट ऑफ फैक्ट्री। एग्जाम में आ गया रेंट ऑफ फैक्ट्री। मुझे बताइए कि अगर पूछता एग्जाम में रेंट ऑफ फैक्ट्री, तो आप मुझे बताओ रेंट ऑफ फैक्ट्री कहां दिखाओगे? ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? सुनो ना, देखो यहाँ पे रेंट ऑफ फैक्ट्री, ये तो इस घेरे के अंदर है ना, डायरेक्ट आपका है, नो डाउट कि नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब कि जो एबनॉर्मल नहीं है, जिसको जो रूटीन में खर्चे होते ही होते हैं, वो सारे क्या नॉर्मल। तो हम कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना बच्चे। तो आप ध्यान देना, इसका आंसर क्या देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। आप ये मत कहना कि सर पहले तो हम रेंट को प्रॉफिट लॉस में दिखाते थे। भूल जाओ क्या करते थे, रेंट ऑफ फैक्ट्री आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन मेरे बच्चे अगर एग्जाम में आ जाए, ये 1 का ए कर दो, 1 का बी लिखिए आप। कहता है कि रेंट ऑफ गोडाउन। मुझे बताइए अगर एग्जाम में आ जाए रेंट ऑफ गोडाउन, साथ साथ लिख रहे हैं, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो गोडाउन का रेंट कहाँ जाएगा? गोडाउन का रेंट कहाँ जाएगा? ये देखो, गोडाउन तो आपका फैक्ट्री के बाद है ना, फैक्ट्री के बाद से गुड्स को निकालना, गोडाउन, शोरूम, ऑफिस, सारे खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। तो ये कहाँ चले जाएंगे जी? हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लिखिए आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि अगर एग्जाम में सिर्फ कह दे कि रेंट, सिर्फ कह दे रेंट, बोले कि बताओ रेंट कहाँ जाएगा, अब मैं क्या करूं? देखो, एक अजीब सा परेशानी हो गया। जब उसने रेंट ऑफ फैक्ट्री कहा तो हमने बहुत आसानी से बोल दिया कि रेंट ऑफ फैक्ट्री यानी कि यहाँ का खर्च है। हमने कहा कि रेंट ऑफ गोडाउन, तो आपने क्या बोला कि भैया गोडाउन यहाँ पे, इसके बाद तो ठीक है प्रॉफिट लॉस में, जैसे संतोष सर ने बताया था। लेकिन सिर्फ कह दे रेंट, तो फिर कहाँ दिखाऊं? रेंट तो मेरे बच्चे मैं यहाँ भी पे करता हूँ, यहाँ भी पे करता हूँ, यहाँ भी, सभी जगह का पे कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र, छोड़ो इसको, अगले में आ जाओ। अगले में इतना ब्लैंक छोड़ के छोड़ दीजिए। नंबर 2 पे आप आइए। मान लो कहता है कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। अगर कहता है सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, मुझे बताओ सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कहाँ जाएगा? फैक्ट्री मैनेज कर रहा है ना, तो जो फैक्ट्री का मैनेजर है, तो नो डाउट कि आप समझ चुके हैं कि फैक्ट्री का मैनेजर, इसकी सैलरी पे करना कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो मेरे बच्चे आप इसको बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। आप लिखिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। आप मुझे बताइए कि अगर एग्जाम में कह दे कि सैलरी ऑफ आपका शोरूम मैनेजर,
जो शोरूम को मैनेज कर रहा है, अगर उसका सैलरी बोल दे, शोरूम का मैनेजर है, चाहे गोडाउन का है, चाहे ऑफिस का है, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन फिर से वही परेशानी कि अगर एग्जाम में सिर्फ सैलरी बोल के छोड़ दे, बोले कि भैया सैलरी है, अब बताओ कहाँ जाएगा, तो हम कहाँ लिखेंगे? क्योंकि सैलरी मेरे बच्चे सभी जगह पे होते हैं, आप जानते हैं इस बात को, यहाँ भी पे होता है, यहाँ भी। आप कहाँ दिखाऊं? तो थोड़ा सा सब्र करो ना, थोड़ा सब्र करो, चेहरे में थोड़ी सी परेशानी आने दो। मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे में परेशानी आए, आपका दिमाग घूमे, डिफरेंट एजम्पशंस जो लग सकते हैं आपके दिमाग में आए, और फिर उसमें से बेहतर एजम्पशन क्या होना चाहिए जिसके चलते ऐसा क्लासिफिकेशन होता है, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा और बढ़ो। नंबर 3 मेरे बच्चे कहता है कि कैरीज इनवर्ड, कहता है, या छोड़ो, पहले इस पे आ जाओ, पहले इस पे आ जाओ। मान लो कहता है कि वेजेज ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, अगर कहता है वेजेज ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री का वर्कर्स है ना, बिना किसी डाउट के कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आपका। लेकिन मेरे बच्चे कह दे कि वेजेज ऑफ ऑफिस प्यून, जो ऑफिस में प्यून काम करते हैं, कहते हैं कि उनका वेजेज, तो आंख बंद करके मत बोलना भैया ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपके लेवल में सिर्फ वेजेस देख के नहीं होगा मेरे बच्चे, क्लासिफिकेशन बहुत इन डेप्थ जाके करना होगा। ऑफिस में जो प्यून होते हैं ना, यहाँ पे जो प्यून काम करते हैं, उनको भी हम क्या पे करते हो? वेजेस पे करते हो। वी से दैट इज वेजेस, ठीक है ना? तो वेजेस जो हमने पे किया ऑफिस प्यून को, कहाँ चला गया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन फिर से अगर एग्जाम में सिर्फ कह दे वेजेस, तो कहाँ जाएगा? वो हमें यहाँ पे समझना आपका, ठीक है ना? उसी तरीके से आइए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट में। मान लीजिए कहता है कि कैरीज इनवर्ड कहाँ जाएगा? तो देखो, कैरेज जो होता है बच्चे, वो क्या था? भाड़ा था। इनवर्ड का मतलब क्या जी? इनवर्ड हमेशा हम कब यूज करते हैं अकाउंटेंसी में? जब फैक्ट्री में लाने तक का आपका भाड़ा होगा, दिस इज कॉल्ड आपका इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड यानी कि आपका चला गया यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। लिखिए आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर कहते हैं कि कैरेज आउटवर्ड, तो आप जानते हैं कि कैरेज आउटवर्ड यानी कि फैक्ट्री से बाहर निकालते समय ये भाड़ा पे क्या होगा? यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बट अगर एग्जाम में सिर्फ कैरेज आ जाए, तो फिर हम इसको कहाँ दिखाएंगे? ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए, मैं आपके जो माइंड में सवाल चल रहे हैं, इसका आंसर जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको मैं कट करता हूँ, और जो सही आंसर है वो बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फैक्ट्री गोडाउन कह दिया तब तो ठीक है जी। अगर आपको नाम दे दे कि भैया रेंट, और ना बताए कहाँ का खर्च है, तो हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? पता है, हमारा अकाउंट्स कहता है कि देखो जी, अगर हम एग्जाम के अंदर में आपके बुक्स में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसके अंदर में प्लेस बता दो कि खर्च कहाँ का है, तो उसके हिसाब से क्लासिफाई कीजिए। लेकिन अगर मैं आपको प्लेस ना बताऊं, तो उस केस में आपका जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए, वो संतोष सर के द्वारा जो आपको डायग्राम बताया गया है, उसमें से आपको ये देखना होगा कि वो खर्च जिसके बारे में आगे हम साइलेंट है कि वो कहाँ का खर्च है, वो खर्चे ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? ज्यादातर उनका वेट देखिए, कहाँ ज्यादा खर्च होता है। अगर खर्चे ज्यादा वो यहाँ पे होते हैं इसके बीच में, तब तो कह देना कि डायरेक्ट है और ट्रेडिंग में दिखा देना। लेकिन अगर वो खर्चे इस जगह पे वो ज्यादा होते हैं, तो फिर अब आप क्या करना? प्रॉफिट लॉस में दिखा देना। ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि क्लासिफिकेशन करने के लिए, जो लॉजिकल भी है मेरे बच्चे। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये देखिए आप, और यही एक्चुअली बचपन से सब करते भी आ रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे हमने कहा रेंट ऑफ फैक्ट्री, सोचना नहीं है, बोल दिया फैक्ट्री ट्रेडिंग में दिखाओ, गोडाउन बोल दिया प्रॉफिट लॉस में दिखाओ, रेंट बोल दिया। आप अपनी आत्मा से पूछो ना, मुझे आप अपनी आत्मा से पूछ के बताइए कि रेंट ज्यादातर हम कहाँ पे करते हैं? ज्यादातर कहाँ पे होगा? एक जगह का रेंट ज्यादा पे होगा, या फिर 3 जगहों का रेंट ज्यादा पे होगा? मैं आपसे पूछता हूं, रेंट एक जगह का, फैक्ट्री इज 1 प्लेस, और ये 3 प्लेस आपको ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे बताओ, एग्जामिनेशन हॉल में आप गए हो और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रेंट बताओ कहां दिखाओगे, और आपको डिटेल नहीं बता रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एजम्पशन क्या होगा कि ज्यादातर जहां पे खर्च होगा वहीं पे दिखाएंगे। और यही बात मेरे बच्चे इंस्टीट्यूट क्या 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, बट आपको शायद पता नहीं होगा इसका रीजन। इन 3 जगहों का मानते हुए हम क्या बोलेंगे? रेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट
प्रॉफिट लॉस में, और इसी रीजन से हम क्या करते हैं जी, रेंट को कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस में। सर क्या हमें ये एजम्पशन लिखना होगा? कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि इसी एजम्पशन में पूरा अकाउंटेंसी टिका हुआ है। हम और आप भगवान तो नहीं है ना बच्चे। अगर भगवान होते तब तो ठीक है जी, हम आंखें बंद करते और समझ जाते कि उसका रेंट कहाँ का पे हुआ है। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, एजम्पशन लगाएंगे, और वो एजम्पशन जो इंस्टीट्यूट भी अपने स्टडी मेट में लगाता है, उसके लिए हमें कोई नोट देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो रेंट आपका हो गया प्रॉफिट लॉस में। आइए सैलरी की बात करते हैं। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, ट्रेडिंग बोल दिया फैक्ट्री का है। सैलरी ऑफ शोरूम कह दिया, प्रॉफिट लॉस में सिर्फ सैलरी कहता है। तो अब अपनी आत्मा से पूछ के बताओ ना कि सैलरी आप ज्यादातर कहां पे करते हो? याद रखना, फैक्ट्री में ज्यादातर वेजेज पे होता है, क्योंकि यहां पे मजदूर ज्यादा काम करते हैं, इंप्लॉय कम होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, गोडाउन में, शोरूम में, ऑफिस में इंप्लॉय ज्यादा होते हैं, मजदूर कम होते हैं। तो सैलरी अगर बोल देगा तो इन तीन जगहों पे ज्यादा क्योंकि होते हैं, इसलिए इन तीन जगहों का मानते हुए हम क्या करेंगे जी, सैलरी को हम कहां दिखाएंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि सैलरी को मैं क्या करूं, 1:3 में डिवाइड कर दूं? नहीं बदमाश, भूल के भी वो काम मत करना। वो तब करते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन बताएगा कि भैया इतने सैलरी में इतना फैक्ट्री का है, बाकी इधर का है। वो अभी आएगा, मैं बुक में दिखाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं, एग्जाम में भी आप क्या है। बट फिलहाल ना बताया तो क्या, सब प्रॉफिट लॉस में इधर का मानते हुए हम उसको प्रॉफिट लॉस में दिखा देंगे। कोई पूछ दे रीजन तो बोलना कि हम भगवान नहीं है जी, भगवान नहीं है, हम तो इंसान है। तो हम इंसान क्या करते हैं, जहां पे ज्यादा खर्चे होते हैं हम वही का मान लेते हैं और काम खत्म करते हैं। हाँ, अगर कह दे वेजेज, फैक्ट्री वर्कर से ट्रेडिंग में जाएगा, ऑफिस प्यून है प्रॉफिट लॉस में जाएगा। सिर्फ वेजेज कह दे तो बताओ वेजेज ज्यादातर हम कहां पे करते हैं? सर वेजेज ज्यादातर हम पे करते हैं फैक्ट्री के अंदर में, क्योंकि यहां पे ज्यादा मजदूर काम करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, फैक्ट्री का मानते हुए हम उसको कहां दिखाते हैं जी, ट्रेडिंग अकाउंट में। सारे डिस्प्यूट्स आपके दिमाग के हमेशा के लिए मैं खत्म करना चाहता हूं। ये वेजेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। आप बात समझ रहे हैं? ये सर यहां पर आइए, कैरीज इनवर्ड है ट्रेडिंग में, आउटवर्ड है प्रॉफिट लॉस में, सिर्फ कैरिज कह दे तो थोड़ा सा और आपको इन डेप्थ जाके सोचना पड़ेगा। कैरिज का मतलब क्या हो गया, भाड़ा। पता है, एक बात बताना चाहता हूं, आप जब कल को थोड़े बड़े हो जाओगे, आप बिजनेस करोगे, तो आप देखोगे यही होता है कि जनरली किसी भी बिजनेसमैन का हमने देखा हुआ है कि मार्केट से फैक्ट्री में जब गुड्स का लाना ले जाना होता है ना, तो वो बाहर का व्हीकल हायर करते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि जब हम कोई, क्योंकि भैया मार्केट पता नहीं इंडिया के किस किस कोने में है, हम वहां से रॉ मटेरियल को अपने पास यहाँ पर लेकर आते हैं। तो इतना बड़ा डिस्टेंस के लिए कंपनियां, अपने कंपनी जनरली वो हायर नहीं करती, वो क्या करती है, बाहर से आपका लेती है। तो मेरे बच्चे, अगर वो कहते हैं ना कि मतलब कि भैया कैरिज इनवर्ड है, तब तो ट्रेडिंग में, कैरिज आउटवर्ड तो प्रॉफिट लॉस में, सिर्फ कैरिज कह दे तो मैं कह रहा हूं कि जनरली देखा गया है कि ये जो पीरियड होता है, यहाँ जो आपका ये डिस्टेंस होता है, इसके लिए कंपनी का अपना व्हीकल नहीं होता, वो बाहर से व्हीकल लेते हैं। और जब बाहर से व्हीकल हायर करोगे तो भाड़ा तो आपको पे करना ही पड़ेगा, भाड़ा तो पे करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, ये फैक्ट्री से गुड्स बन के तैयार हो गया, उसको गोडाउन में लाना है, गोडाउन से शोरूम में, ये डिस्टेंस के लिए जनरली कंपनियां अपना अपना व्हीकल रखती हैं, अपना व्हीकल, क्योंकि पता नहीं कितनी बार यहाँ से वहाँ, यहाँ से करना होगा, कितना भाड़ा पे करेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि कैरिज आउटवर्ड होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं और कैरिज इनवर्ड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट से लाते समय भाड़ा तो हम पे करेंगे ही करेंगे। हाँ, अपने फैक्ट्री से गोडाउन, गोडाउन से शोरूम के लिए हमारी अपनी व्हीकल होती है, तो भाड़ा पे करने की नौबत जनरली आती, जनरली बात कर रहा हूँ, आती नहीं है, जनरली आती नहीं है। इसलिए जब सिर्फ कैरिज कह दे तो मैं मानूंगा कि इसके ड्यूरेशन का आपका, इस ड्यूरेशन का है, और उस कैरिज को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे जी, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ये मानते हुए कि बाहर से गुड्स जो आप अपने पास लेकर आए उसके लिए आपने भाड़ा पे किया। आप समझो मेरी बात? ये सर, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। बस मैं ये चाहता हूं कि आप क्लियर कट क्लासिफिकेशन करना आप शुरू करते हैं, और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। मान लीजिए आ गया आपका यहाँ पे कहता है कि रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन पे रॉयल्टी पे कर रहे हैं। प्रोडक्शन मतलब होता है जी गुड्स को बनाने पे, मतलब कि किसी से कोई आपने टेक्नोलॉजी लिया हुआ है और उसको कहा कि भैया जितना गुड्स बनाएंगे हम उस पर रुपीज जितना रॉयल्टी पे करेंगे। तो आपने प्रोडक्शन पे किया ना, फैक्ट्री तक का खर्च हो गया, कहाँ चला गया, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर कह दे कि रॉयल्टी, रॉयल्टी
रॉयल्टी ऑन सेल, आपने सेल पे रॉयल्टी अगर पे करना है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। अगर सिर्फ रॉयल्टी बोल दे मेरे बच्चे, सिर्फ रॉयल्टी, तो उस केस में हम ये मानते हुए कि प्रोडक्शन से, क्योंकि प्रोडक्शन पे जनरली रॉयल्टी आपका होता है, हम इसको क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे। बट आप चिंता नहीं करना, एग्जाम में आपको बताएगा तो ऐसे, ना बताया तो सीधे ट्रेडिंग में दिखा दीजिए, काम खत्म कीजिए, ये मानते हुए कि प्रोडक्शन पे हमने पे किया। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडीमेट में 90% क्वेश्चन में उन्होंने रॉयल्टी को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया, एक जगह उन्होंने बदमाशी करके प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, बट नोट लिख दिया उन्होंने आपका। मतलब आपको संतोष सर की बात माननी है, रॉयल्टी ना बताया तो आप ट्रेडिंग में दिखाइए, ऐसे एग्जाम में हमेशा बताएगा, ठीक है ना? तो ये बातें मैंने आपको बता दी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर। अब मुझे बताओ, सिक्स्थ एग्जाम में आ जाए वेजेज, वेजेज पेड, आपने वेजेज पे किया, बताओ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि वेजेज हम क्या करते हैं जी, जनरली हम क्या मानते हैं कि भैया वेजेज जो हम पे कर रहे हैं वो आपका फैक्ट्री तक का खर्च होगा, और जो खर्चे फैक्ट्री तक के होंगे वो कहाँ जाएंगे? आपका ट्रेडिंग में। लेकिन मेरे बच्चे कह दे वेजेज, वेजेज पेड, पेड ड्यूरिंग स्ट्राइक, अगर आपको ये बोल दे ड्यूरिंग स्ट्राइक कि स्ट्राइक के टाइम पे वेजेज पे किया, बताओ अब कहाँ जाएगा? तो क्या आप ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे? नहीं सर, ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा। सारे खर्चे जो एबनॉर्मल होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट लॉस में। इन सब पे जो आपके एडजस्टमेंट्स बनेंगे जब आपकी बुक से, अभी अगली क्लास में, अभी तो आज कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, एक एक एडजस्टमेंट को दिखाऊंगा कैसे किया जाएगा, फिलहाल हम चीज़ों को समझ रहे हैं। आप प्लीज़ कॉपी कर लीजिए ये सारी बातें। ऐसे अब जानता हूँ कि आप क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देंगे, हजारों नाम ऐसे आएंगे जिन नाम को अभी हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे, बट फिलहाल यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से किनारे हो जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रॉपर तरीके से कॉपी कर दीजिए, प्रॉपर तरीके से आप कॉपी कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके अगर आपने नहीं किया तो कॉपी कर लीजिए। हो गया सर, हो गया। अब ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि आपके अंदर में असीम शक्ति आ चुकी है। मैं ये भी जानता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ चुके हैं कि मार्केट से गुड्स को परचेज करना और फैक्ट्री में गुड्स को बनाकर तैयार करना, इसके बीच के जितने खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट। पर डायरेक्ट के साथ साथ अगर वो खर्चे नॉर्मल नेचर के हैं तो ही ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, अदरवाइज कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। वो आप जानते हैं इस बात को। आप ये भी जानते हैं कि जो खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कोई भी खर्च हो, नॉर्मल एबनॉर्मल, मतलब कि इसके बीच में खर्च हुआ, वो नॉर्मल हो तब भी आपका प्रॉफिट लॉस में जाना है, और एबनॉर्मल है तो भी प्रॉफिट लॉस में जाना, वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। मैं जानता हूँ, मैंने ये भी आपको बता दिया कि अगर मान लो कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ जाए और क्लियर कट बताया कि खर्च कहाँ का है, तो उसको तो आप आराम से दिखा देंगे, ना बताया तो कैसे सोचेंगे वो बता देंगे। अगर ये सोचने की शक्ति आपकी खत्म हो गई है और आपको नहीं सोचने आता तो एक छोटा सा और तरीका बता देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। हमारे जमाने में मेरे बच्चे एक बहुत बड़ा रेसलर हमारे इंडिया का हुआ करता था, अभी भी एक्चुअली वो अभी भी है, बट अब वो शायद लड़ते नहीं है, जिसका नाम है द ग्रेट खली। नाम सुना आपने? वो अंबुजा सीमेंट के एड में आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ आते हैं, तो द ग्रेट खली। मैं एक बात बताओ, अगर आपने ग्रेट खली को आपने नहीं देखा, अगर आप नहीं जानते ग्रेट खली के बारे में, तो आपको मैं बता दूं, ये वो ग्रेट खली है, ये वो ग्रेट खली है आपका, ये ग्रेट खली, आप समझ रहे हो? इसको मैं कहता हूं ये ग्रेट खली है। और मैं आपका भी एक ना फोटो इसके सामने बनाता हूं कि इसके सामने आप कैसा दिखते हो। अगर आप इनको नहीं जानते हो तो वो आप ऐसे दिखते हो मेरे बच्चे, ये आप हो। मतलब कि ये बहुत ही, इसकी बॉडी विशाल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही, और आप देख रहे हो अपना आप क्या हो। अगर मैं आपको इससे लड़ाई करा दूं, मारपीट करा दूं, तो कौन जीतेगा? मत सोचो जो आप सोच रहे हो। सच्चाई यही है मेरे बच्चे कि जब भी इससे आपकी लड़ाई होगी तो 100% की श्योरिटी है कि यही जीतेगा, द ग्रेट खली जीतेगा। ग्रेट खली, द वेट, ग्रेट खली को कैसे बोला? वेट, क्या गजब का वेट है, कितना बड़ा है जी आपके। जो बड़ा होगा ना बच्चे, वही मानते हो। बड़ा मतलब जिसको, जहाँ पे ज्यादा वो खर्चे होते हैं, ज्यादा खर्च, बड़े खर्च वो होते हैं जहाँ के होते हैं, वहीं का हम उसको दिखा देंगे। तो बाकी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे समझ लो। चाहे कॉन्सेप्ट जो बता दिया, आपकी मर्जी है, मैं क्या करूं, बट मेरा काम कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया, मुझे विश्वास इस बात को समझ गए। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये बहुत 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 पहले की बात है, आज से लगभग मेरे बच्चे 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 8-10 साल पहले की बात। और उस समय ना सीए प्रोफेशन के अंदर में, आज का जो सीए फाउंडेशन है, वहां पे हुआ करता था सीपीटी,
पहले की बात बताता हूँ, मैं सी में दोनों को पढ़ाता हूँ, पढ़ाते आया हूँ कई सालों से, और मैं कहानी सुना रहा हूँ वो सीपीटी की। आपको नहीं पता सीपीटी क्या होता है, बट सीए फाउंडेशन का पहले का रूप एक्चुअली मैं बताऊँ। सीपीटी में एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और वो क्वेश्चन बहुत ही मस्त था। अब बिलीव नहीं करोगे, उस क्वेश्चन का आंसर इंस्टीट्यूट आईसीआई ने कहा था कि पूरे इंडिया में बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में कुछ बच्चों ने आंसर सही किया था। लाखों बच्चों में से कुछ बच्चे, मतलब 20 40 50 बच्चे, और पता नहीं वो भी लॉजिकल सही दिए थे या फिर तुक्का मारे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बच्चों ने, उनका एक कमेंट आया था। मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखूं और मैं देखूं कि ये जो बच्चे, ये जो हीरे जो मुझे अभी देख रहे हैं इस क्लास को, क्या वो इतना तराशे जा चुके हैं कि उस क्वेश्चन का जिसका आंसर बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में इंडिया में कुछ बच्चों ने दिया था, क्या उसका जवाब आप दे पाएंगे? मैं देखता हूं, उस सवाल आपके सामने रखता हूं, और मैं आपको और भी हेल्प करना चाहता हूं मेरे बच्चे। मैं उस सवाल का जवाब ना, मैं आपको उस सवाल को यही लिखना चाहता हूं। कितने नंबर हमारे हो चुके थे? नंबर आपका 6 ना, तो 7th आप यहां पे लिखेंगे, 7th यहां पे, बट वो 7th आपका मैं यहां ना दिखा के मैं यहीं दिखाऊंगा, मैं यहां लिखाता हूं 7th आपका, ये लीजिए। मैं आपको 7th क्वेश्चन यहां पुट करता हूं। वो क्वेश्चन था कि वेजेस आप लिख सकते हो पेड टू, वेजेस पेड टू फैक्ट्री मैनेजर। मैं जानता हूं कि आपके चेहरे पे स्माइल आनी शुरू हो चुकी है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री मैनेजर, लेकिन ठहरो, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बदमाश। एग्जाम में जो क्वेश्चन है तो उसमें लिखा था वेजेस पेड टू फैक्ट्री मैनेजर कंट्रोलिंग फ्रॉम ऑफिस। ये क्वेश्चन था मेरे बच्चे कि वेजेस जो हम पे कर रहे हैं, हम किसको पे कर रहे हैं जी? फैक्ट्री मैनेजर को। फैक्ट्री का मेरे बच्चे जो मैनेजर है ना, हम उसको क्या पे कर रहे हैं? वेजेस पे कर रहे हैं। लेकिन वो फैक्ट्री का मैनेजर जिसको हम वेजेस पे कर रहे हैं, वो फैक्ट्री को कंट्रोल कहां से कर रहा है? वो कह रहा है कि ऑफिस से कंट्रोल कर रहा है। आपसे पूछता हूं, मुझे नहीं पता इस लेक्चर को आप मेरे कहां आप सुन रहे होंगे। हो सकता है कि मेरी पेड क्लासेज के अंदर सुन रहे होंगे, हो सकता है कि ये मेरे चैनल पे आके आप सुन रहे होंगे। मेरे बच्चे, अगर आप पेड क्लासेज के अंदर में आपने इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, तो पेड क्लास के अंदर में आप जरूर डाउट सेशन टाइम पे इसके आगे का लेक्चर सुनने के पहले आप अपने आंसर को मुझे लिखकर भेज देंगे। उसके बाद ही आप इसका देखेंगे। मैं डाउट सेशन टाइम पे आपका आंसर जरूर देखूंगा कि आपने सही क्या गलत किया है। और अगर आप इसको मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आगे बढ़ने के पहले इसका आंसर बता के आगे देखेंगे वीडियो, और सत्य का साथ देंगे, सत्य के साथ, झूठा काम नहीं करेंगे। आप आगे का आंसर सुने बगैर आप मुझे बताइए कि ये कहां जाएगा। उन्होंने तो 4 ऑप्शन दिए थे, मैं आपको सिर्फ 2 ऑप्शन देता हूं। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कंट्रोलिंग फ्रॉम ऑफिस, वो फैक्ट्री को कहां से कंट्रोल करा? ऑफिस से। ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा? बताइए। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, लेकिन कंट्रोलिंग द फैक्ट्री फ्रॉम कहां जी? ऑफिस से। है तो मैनेजर यहां का, बट कंट्रोल कर रहा है यहां से। तो क्या मैं उसको डायरेक्ट मानते हुए हम ट्रेडिंग में दिखाएं, या इनडायरेक्ट मानते हुए क्योंकि यहां से कंट्रोल कर रहा प्रॉफिट लॉस में दिखाएं? जवाब सोच के आप वीडियो को पॉज करके आप यहां पे आंसर को सोच के आप लिखें जहां जहां बोला, और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैं आपको पढ़ चुका हूं मेरे बच्चे। आपके बॉडी में जो गनगनाहट होती है ना, जो नसें घूमती है ना, वो भी आपके संतोष सर आपका रीड कर लेते हैं। आप में से जितने सारे बच्चों ने आंसर दिया है, मुझे लगता है कि 90% बच्चों ने आंसर गलत दिया है। यस, 90% बच्चों ने। एक हिंट मैं दे देता हूं, सुन लो, शायद आप आंसर सही कर लो। आपको आंसर सही करने का मन करे तो आपने जो आंसर पहले किया उसको डिलीट करके आप दोबारा आंसर कर सकते हैं। हिंट सुनना मेरी बात, हिंट सुनना। अरे मैनेजर कहां का है बदमाश? मैनेजर कहां का है? फैक्ट्री का मैनेजर है, बट कंट्रोल कहां से कर रहा है? ऑफिस से कर रहा है।
इससे बड़ा हिंट और आपको क्या दे सकता हूं। मैनेजर फैक्ट्री का है बट कंट्रोल कर रहा है ऑफिस से। अब इस हिंट को सुन के चाहो तो आंसर चेंज कर लो और मुझे दोबारा भेज दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आंसर गलत हो गया तब तो आप बदमाश हो ना। ध्यान से सुनेंगे। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कंट्रोलिंग फ्रॉम ऑफिस, मेरे बच्चे ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ये कहाँ जाएगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ये जाएगा ट्रेडिंग में। सर ऐसा क्यों? अरे बदमाश क्या बात कर रहे हो? अरे वो फैक्ट्री का मैनेजर है, उसके सर्विसेज, उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो फैक्ट्री को सर्व करने के लिए हुआ है। तो उसकी सर्विस जो हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं इसके लिए पे कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग में जाएगा। आप कहोगे सर यहां से कंट्रोल कर रहा है, फिर से कहूंगा अरे बदमाश, अरे कंट्रोल तो यहीं से करेगा। मैनेजर फैक्ट्री का है तो क्या फैक्ट्री में जो गरम गरम मशीनें हैं उस पर बैठेगा? वो उस पे बैठाना चाहते हो? अरे मैनेजर है बदमाश, वो आपका एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है तो वो तो बैठेगा तो ऑफिस में ही ना। कंट्रोल वो आपका फैक्ट्री को कर रहा है। तो ध्यान रखना, वो किसी तरीके से परेशान करे, कॉन्सेप्ट पे टीका रखिए और टीके रखिए एक्चुअली, और कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ तो कोई डाउट आपको नहीं सर? इसकी भी कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अभी बहुत सारे नाम आएंगे, हम उनको देखेंगे क्लास के साथ। मस्त मजा आने वाला है, चैप्टर मस्त तरीके से आगे चलेगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब इस चैप्टर की मेरी लास्ट क्लास खत्म होगी ना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एडजस्टमेंट, कुछ भी आ जाए, आप ना कर पाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। गारंटी देता हूं। आप प्लीज कॉपी कीजिए, मैं इसके आगे बढ़ता हूं। जल्दी कॉपी कीजिए, मुझे अगले इस चैप्टर के अगले पार्ट में एंट्री करना, अगले कॉन्सेप्ट पे एंट्री करना। कॉपी कीजिए। इसके बाद मेरे बच्चे अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे एंट्री कर रहा हूं। आज हमारा कॉन्सेप्ट डे है और उसके बिना आज अगर हम आगे बढ़ गए तो फिर आगे की क्लास से जो परेशानी होगी, तो मैं चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। देखो, ये जो चैप्टर में आपके जब क्वेश्चन की शुरुआत होगी ना, तो फाइनल अकाउंट बनता है कब? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। वो ट्रायल बैलेंस जो बचपन में भी पढ़ा है, आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा कि जनरल एंट्री, लेजर अकाउंट, सब कुछ बना के लास्ट में क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। तो जहां से चैप्टर की आपकी शुरुआत होगी, आपके एग्जाम में आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे, मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहां भी आपके दिमाग में बहुत सारी दिक्कतें होती है, मैं उसको दूर करना चाहूंगा चैप्टर में एंट्री करने के पहले। देखो, मैं ना आपको एक ट्रायल बैलेंस बना के दिखा रहा हूं, आप भी मेरे साथ ये ट्रायल बैलेंस बनाइए। ये बनाइए, आप सुनिए, जब मैं बोलूंगा कि ये मत बनाओ तो छोड़ देना, बाकी सब कुछ बनाएंगे आप। समझे आप? देखो, ट्रायल बैलेंस हमेशा हम क्या बनाते हैं? साल के एंड में लिखते हैं कि एज ऑन मान लो 31 दिसंबर या 31 मार्च, मान लीजिए लिखा है 31 मार्च 2025, है ना। ये इस इनका हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। देखो, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर में आप जब बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि आपके पास जितने भी आइटम्स होते हैं ना, जितने भी आइटम्स, पहले इसका ये कौन सा कॉलम होता है? डेबिट। ये क्या होता है? क्रेडिट आपका। ट्रायल बैलेंस में जितने सारे आइटम्स होते हैं, उन सारे आइटम्स को ब्रॉडली 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है एसेट्स। सर ये हमें आता है? नहीं मेरे बच्चे, जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो फाइनल अकाउंट से जो लिंक है वो बताना चाहता हूँ। ध्यान से पहले सुनिए, आप लिखेंगे मेरे साथ। ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2025, जिसमें कि एसेट्स यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है कि आपका यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, देयर इज कैपिटल। आपकी लायबिलिटीज यहाँ पे बताएंगे, जितने भी लायबिलिटीज आपके होंगे, लायबिलिटीज। आपके एक्सपेंसेज, जितने भी एक्सपेंसेज लॉसेज पूरे साल के, वो बताएंगे। और आपको बताया जाएगा आपके जो भी रेवेन्यू है, यानी कि जो भी आपके पूरे साल में इनकम हुआ, उनके बारे में बताया जाएगा। ये 5 चीज़ें होंगी। आप ये भी जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस में जो हमारे एसेट्स होंगे वो हमेशा कहाँ दिखेंगे? डेबिट में। इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल का बैलेंस आपका दिखेगा क्रेडिट में। लायबिलिटी कहाँ दिखेगा जी? आपका क्रेडिट में। एक्सपेंसेज का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है। रेवेन्यू जो हमारे होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। और फिर हमारे दोनों साइड क्या होते हैं? ये टैली कर जाते हैं। ये हमारा ट्रायल बैलेंस का आपका फॉर्मेट है। यही होता है ना ये सर। देखो, आपको एक चीज़ बता दूं, मैं बहुत कम बच्चों को पता होता है, लेकिन इस चैप्टर में आने के पहले आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा मेरे बच्चे, कि ट्रायल बैलेंस में ये जो आपके एसेट्स, आपके कैपिटल और जो लायबिलिटीज होते हैं ना, कोई कहे कि जरा बताओ ट्रायल बैलेंस में आप इनको इंटरप्रेट करो, तो मैं आपको बता दूं, ये 3 नाम जो आपके हैं, ये 3 नाम कहते हैं कि बैलेंसेज। ये जो बैलेंसेज हैं, ये बैलेंसेज
वो एट द एंड कितने हैं, एट द एंड का मतलब कि जिस दिन पे आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो उस दिन पे आपके एसेट्स कितने हैं, आपका कैपिटल कितना है, आपका लायबिलिटी कितना है, यही बात आपको ट्रायल बैलेंस में आपको बताया जाता है। सर ये तो हमें पता है ना, ना मेन चीज तो सुनो, भी बदमाश सुनो तो मेरी बात। लेकिन ट्रायल बैलेंस में मेरे बच्चे जो एक्सपेंसेज और रेवेन्यू आपके होते हैं ना, ये कभी भी एट द एंड की बात नहीं करते, ये बात करते हैं ड्यूरिंग द ईयर का। ये क्या बात करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर का। जब भी आप कभी फंस जाओ इंटरप्रिटेशन के अंदर में, ना समझ में आया कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये मंत्र जो आपको दे रहा हूं आपके लिए काम करेगा। जब भी आप एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी को बोलो कि यार ट्रायल बैलेंस में इसका क्या मतलब है, तो एसेट्स एंड में कितना है, कैपिटल एंड में कितना है, लायबिलिटी एंड में कितना है। लेकिन मेरे बच्चे एक्सपेंसेज पूरे साल में हमने कितना किया है, रेवेन्यू हमने पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में कितना हो, वो बातें यहाँ पे की जाती हैं। ये दोनों हमेशा ड्यूरिंग द ईयर और ये हमेशा क्या एट द एंड की बात करते हैं। अब इसी से हमारा शुरू होता है फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, इसको तो आपने कॉपी कर लेना है, ये जो मैंने लिखा ये भी लिख के रखेंगे, रिवीजन के टाइम पे आपको हेल्प करेगा। आगे की बातें अब मैं जो लिख रहा हूं आप लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है ना, आपकी मर्जी है। सुन लीजिए ध्यान से, मैं अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि एसेट्स में कुछ नाम बताओ ना, एसेट्स में कुछ नाम जैसे कि मशीन हो गया, मशीन हो गया, जैसे कि मान लो आपका बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया। और नाम बताइए, जैसे कि हमारा कैश हो गया, कैश हो गया, जैसे कि हमारा डेटर्स हो गया, डेटर्स हो गया। ठीक है ना। तो मैं क्योंकि मुझे कुछ बातें समझानी है आपके कॉन्सेप्ट को लेकर, मैं बता रहा हूँ। मशीन मान लो यहाँ पे कहता है कि 2 लाख का, इसमें कोई डाउट ना हो कि सारे एसेट्स के डेबिट बैलेंस देखेंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का बिल्डिंग है, 40,000 का मान लीजिए यहाँ पे कैश है और 60,000 मान लीजिए यहाँ पे आपका डेटर्स है। ठीक है ना। अब मैं कुछ एक्सपेंसेज के भी नाम आपके साथ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एक्सपेंसेज के नाम में जैसे कि रेंट हो गया, रेंट हो गया, जैसे कि हमारा सैलरी हो गया, सैलरी हो गया, जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पे बैडेट्स हो गया, बैडेट्स हो गया, है ना। ऐसे ही अच्छा लग रहा है मुझे ये बातें आपको लिखने में। रेंट मान लो आपका यहाँ पे कहता है कि 20,000 का अपने एक्सपेंस है, 15,000 कहता है कि सैलरी है और बैडेट्स मान लो कहता है कि 5,000 का है। सुनो ध्यान से, पढ़ने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने का तरीका कैसे ट्रायल बैलेंस में आप पढ़ोगे। मशीन आपका एंड में कितना है, मशीन एंड में यानी कि 31 मार्च को, बिल्डिंग आपका एंड में कितना है, कैश आपका इस दिन पे जिस दिन ट्रायल बैलेंस बना रहे हो उस दिन कितना है, डेटर्स आपका इस दिन को यानी कि एंड में कितना, सारे एंड में। लेकिन रेंट हमने पूरे साल में कितना पे किया, सैलरी हमने पूरे साल में कितना पे किया, बैडेट्स हमारा पूरे साल में कितना हुआ, ये ड्यूरिंग द ईयर को आपका इंटरप्रेट किया जाता है। मेरा एक सवाल है, आप मुझे उस सवाल का जवाब दीजिए कि जब आप इस ट्रायल बैलेंस के बाद जब आप अपना ट्रेडिंग, अब आगे नहीं बनाना आपको, मेरी बात सुनना है, जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, जब आप अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे और फिर जब आप अपना साल के एंड में बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट जिसमें कि साल के एंड में यानी कि एज ऑन 31 मार्च 2025 इस दिन पे आपके कितने एक्सपेंसेज कितने रेवेन्यू है, अब उसकी यहाँ पे एंट्री दिखाते हैं, सॉरी एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी की। तो मुझे बताओ, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इस बैलेंस शीट में बाकी नाम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डेटर्स की बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए कि यहाँ पे डेटर्स कितने दिखाए जाएंगे बैलेंस शीट में, 31 मार्च 25 को डेटर्स कितना दिखाए जाएंगे बच्चे। एक बार दोबारा देख लो आप, डेटर्स आपका एंड में कितना बता रहा है, 60,000। और आप देखो इसी ट्रायल बैलेंस में एक बैडेट्स भी है जो 5,000 का बता रहा है। मुझे बताओ, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो इस बैलेंस शीट में डेटर्स में कितना लिखूंगा। देखो ना, डेटर्स यहां कितना दिख रहा है, 60,000। इस 60,000 में से बैडेट्स कितना हो गया, 5,000। हम इसको माइनस करेंगे और बाहर कितना दिखाएंगे, 55,000। बाहर कितना दिखाएंगे, 55,000। मेरे बच्चे, ये जो मैंने ट्रीटमेंट किया ना, ये ट्रीटमेंट मैंने गलत ट्रीटमेंट किया है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। लॉजिकली बात कीजिए, सुनिए मेरी बात, मैंने अभी क्या इंटरप्रेट किया। ये देखिए, ये जितने भी एसेट्स हैं ना बच्चे, ये सब आपका एट द एंड है, साल के एंड में, मतलब कि इस दिन पर जिस दिन ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। लेकिन जो आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू है ना, वो बात करते हैं ड्यूरिंग द ईयर का।
साल के बीच का। तो अब खुद सोचो ना कि जब आपने एंड में कहा कि डेटर्स हमारे पास एंड में 60,000 का है, तो एंड का बैलेंस निकालते समय साल के बीच में जो भी कुछ हुआ होगा वो ऑलरेडी प्लस माइनस हो चुका होगा। हुआ होगा ना बच्चे, बोलो ना हाँ बदमाश। अगर हमने कहा कि एंड में आपका 60 है और साल के बीच में 5,000 आपका बैड डेट्स हो चुका है, तो ये बैड डेट्स को माइनस करने के बाद ही तो 60 बचा होगा। यस सर, आप ठीक बोल रहे हो। तो बैलेंस शीट में आप ऐसा नहीं करते हैं। आप क्या करते हो कि बैलेंस शीट में जो डेटर्स है ना, डेटर्स वो कितना हम दिखाते हैं 60,000 में। लॉजिक यही कहता है कि इसको निकालते समय ये ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, हम दोबारा थोड़े माइनस करेंगे। याद करो बचपन की बातें, जब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चा हुआ करते थे, आपको आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर ने बताया था कि ट्रायल बैलेंस में जितने सारे आइटम्स हैं ना, वो एक जगह ही जाएंगे, या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में। वो रट्टाफिकेशन था। लॉजिक यहाँ पे है। और भी बात है, आप रटना सब कुछ छोड़ दो, लॉजिकली बात कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, साल के बीच में कुछ हो चुका है तो ऑलरेडी माइनस करके ही हमने एंड का बैलेंस निकाला होगा। यही नहीं, मैं और भी दिखाता हूँ। ये देखो, आपका रेंट 20,000, सैलरी 15,000। ये रेंट सैलरी को पे करने के बाद ही तो हमारे पास कैश एंड में 40 बचा हुआ है, कैश एंड का बैलेंस है। तो जो भी रेंट होगा, सैलरी होगा, वो तो हमने पे कर दिया होगा ना। और पे करने से कैश में से माइनस हो चुका होगा, हम दोबारा थोड़े माइनस करेंगे। हम बैलेंस शीट में कैश कितना लिखते हैं, पूरे 40,000। और ये जो एक्सपेंसेज है, रेंट, सैलरी, वेजेस, सब कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो लॉजिक है, जो आपस में प्लस माइनस हो चुके हैं, अब हमें सिर्फ यही बताना होता है कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग का, कौन सा आइटम प्रॉफिट लॉस का, कौन सा आइटम बैलेंस शीट का। वो जहाँ का आइटम होगा वहाँ पे हम उसको दिखा देंगे। क्लियर ना मेरे बच्चे? ये सर। तो अगर आपको अब यहाँ पे बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ये चीज़ें ऑलरेडी इनमें से एसेट्स में से माइनस हो चुके, जहाँ से माइनस होना था हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ये सर। नाउ अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जिस बात को आप दिमाग के किसी कोने में बैठा के रख लो, क्योंकि मेरे बच्चे जो अब बताने वाला हूं ना, वो आपको रियल लाइफ में तब पता चलेगा जब डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी और आप किसी कंपनी में जाके प्लेस्ड होएंगे, वहाँ पे जॉब करेंगे, उस कंपनी का आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तब जाके वो बात आपको पता चलेगी कि हाँ, संतोष सर ने सही बताया था। सुनिए वो बात क्या है ध्यान से। अब मैं आपको पता कहाँ लेके आ रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में। मैं ये मानता हूं कि अब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हो, आप किसी कंपनी में प्लेस्ड हो गए हैं, और वो कंपनी का नाम बताऊं, मान लो वो कंपनी जिसमें आप प्लेस हुए उसका नाम है टाटा कंपनी। मान लीजिए टाटा कंपनी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहता हूं। मान लो आपका टाटा कंपनी है। अब आ जाओ इमेजिनेशन के अंदर में, टाटा कंपनी का जो अकाउंटिंग आप संभाल रहे हो, टाटा कंपनी में पता नहीं कितने सारे एसेट्स के अकाउंट हैं, कितने आपके लायबिलिटी के अकाउंट हैं, टाटा कंपनी में कितने आपके एक्सपेंसेस पता नहीं हो रहे हैं, कितने रेवेन्यू हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, हजारों लेजर अकाउंट्स हैं, हजारों। मेरे बच्चे पता है क्या हुआ, वो सारे लेजर अकाउंट्स आपने क्लोज किया। जब क्लोज किए तो उनमें कुछ गलतियां पता चली, उन गलतियों को भी आपने सुधारा। गलतियों को सुधारने के बाद आपने क्या बनाया जी, उनका ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ये सब कब हो रहा है, 31 मार्च को, इस दिन पे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर आपने क्या किया, इनका ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इनका प्रॉफिट लॉस बनाया, इनका बैलेंस शीट बनाया, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आप थोड़े थोड़े बड़े हो ना, अभी और भी आपको सिखाऊंगा, कैश फ्लो बनता है, पता नहीं क्या क्या बनता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। आप सिर्फ इस इमेजिनेशन में आके बात करो कि क्या एक इंसान, में आपकी बात कर रहा हूं, टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं, इस कंपनी के जितने 31 मार्च को, एक ही दिन की बात कर रहा हूं, मान लो 31 मार्च 2025 को आपने क्या किया, उनके लाखों जो लेजर अकाउंट्स हैं, आपने उनको क्लोज किया, उनका बैलेंस निकाला। बैलेंस निकाल के आपने क्या किया जी, उसका ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बनाते क्या, उसमें कई सारी गलतियां, टैली नहीं कर रहा था ट्रायल बैलेंस, कई सारे मिस्टेक्स थे। उन सारी गलतियों को आपने ढूंढा, कब, 31 मार्च को, बिल्कुल 31 मार्च को एंड में आपने उन गलतियों को ढूंढा और गलती को रेक्टिफाई किया। फिर रेक्टिफाई करने के बाद उनका ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया। मुझे बताओ कि क्या इतने सारे काम करना एक दिन में 31 मार्च को, वो भी आपका पॉसिबल है मेरे बच्चे? क्या कोई कर सकता है कि लाखों करोड़ों जो लेजर अकाउंट से सबको क्लोज करना,
कुछ मिस्टेक्स निकलेंगे ही निकलेंगे, उन गलतियों को ढूंढना, उनको रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करने के बाद फिर ट्रायल बैलेंस दोबारा रीड्राफ्ट करना, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, पता नहीं क्या क्या। क्या इतने सारे काम करना एक दिन में पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। इसलिए मैं अब आपको लेकर आता हूं रियल लाइफ में क्या होता है। रियल लाइफ में जब आप ये ट्रायल बैलेंस बनाते हो ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं जो इस कंपनी का आपका अकाउंटेंट है, आप रियल लाइफ में क्या करते हो? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 25 लिखते तो हो, लेकिन रियल लाइफ में ये जो ट्रायल बैलेंस है ना बच्चे, वो आप आज से 1, 2, 5, 10 दिन पहले ही क्लोज कर देते हो। यही होता है। लिखते तो हैं क्योंकि रूल हमें 31 मार्च तक का यहाँ बोलना है कि भैया 31 मार्च तक का है, लेकिन आप रियल लाइफ में क्या करते हो? जो मेन काम है क्या जी, वो लेजर्स को क्लोज करना, गलतियां हुई उनको ढूंढना, रेक्टिफाई करना, वो आप ना पहले ही करना शुरू कर देते हो। और करके उन सबको करके आप जो ट्रायल बैलेंस ना लिखते तो हम 31 मार्च है, लेकिन जनरली मान लो आपने कुछ दिन पहले, सपोज दैट कि आपने 30 मार्च को ही आपने क्या क्या क्लोज कर दिया 2025 को। दोबारा सुनिए, गलती दिमाग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च हम साल का एंड नाम तो देते हैं, बट एक्चुअल रियल लाइफ में क्लोजिंग क्या होता है वो 31 मार्च नहीं, 1-2 दिन पहले हो जाता है, 10 दिन 15 दिन पहले हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि आपके जैसा जो ये अकाउंटेंट है ना, उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, कुछ और गलतियां होंगी उसको ढूंढने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, बहुत सारे नोट्स तो अकाउंट बनाने होते हैं, उन सबको तैयार करने के लिए। मैं आता हूं आपके अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। मान लो इस अकाउंटेंट ने इस ट्रायल बैलेंस को अगर 30 मार्च को ही क्लोज कर लिया, मान लो 30 मार्च को, तो मेरे बच्चे इस ट्रायल बैलेंस में ये जो एसेट्स है ना, वो आपको कब का दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं 31 मार्च का नहीं, ये 30 मार्च तक का दिख रहा है, 30 मार्च तक का। ये जो ट्रायल बैलेंस अगर उसने 30 को क्लोज कर दिया, तो जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू भी है ना, वो कब तक का दिख रहा है? 30 मार्च तक का, 30 मार्च तक का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रायल बैलेंस तो आपका इंटरनल रिपोर्ट है, कभी भी क्लोज कर लीजिए, लेकिन आप इसके बाद का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप इसके बाद का जो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना चाहते हैं, इसके बाद का जो आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, ये तीनों तो हमेशा आपका 31 मार्च तक के फिगर से ही होगा, वो 30 तक के फिगर से नहीं हो सकता। ट्रायल बैलेंस आपकी मर्जी है, कभी भी क्लोज कर दीजिए, लेकिन ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट आपका साल के एंड तक के फिगर से बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, रियल लाइफ में आप देखेंगे। अब एक अजीब सी विडंबना, एक अजीब सी परेशानी क्रिएट हो गई। पता है क्या? ट्रायल बैलेंस में जितनी सारी चीजें हमने रखी हुई है, कब तक का रखा है जी? 30 तक का, और ये कब तक का हमें बनाना है? 31 तक का, 31 मार्च तक का। तो अब हम क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक का आपने ट्रायल बैलेंस क्लोज कर दिया है, उसके बाद मान लो 30 तारीख को आपने क्लोज कर दिया, तो 30 से 31 मार्च एक दिन गुजरा ना, उन एक दिन में जो भी कुछ बिजनेस में हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, क्लोज करने के बाद, और 31 मार्च तक में जो भी कुछ मेरे बच्चे बिजनेस में हुआ होगा, वो सारी बातें आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में आपको दिए रहते हैं। याद कीजिए वो बचपन की बातें, जब आप अपने फाइनल अकाउंट को बनाते थे, तो फाइनल अकाउंट के अंदर में हमेशा आपने देखा होगा कि आपके ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे में क्या होते थे? एडजस्टमेंट्स होते थे। ये एडजस्टमेंट्स क्या होते थे? ये वही चीजें हैं कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो भी उस एक दिन में, अगर मैं 30 और 31 की बात करूं, इन एक दिन में जो भी कुछ बिजनेस में हुआ होगा बच्चे, वो सारी बातें आपको एडजस्टमेंट से बताएगा, ताकि 30 तक की बातें यहाँ पे है, 31 की बातें यहाँ पे, इनको इकट्ठा करके 31 मार्च तक का इंफॉर्मेशन लेके ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बनाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एडजस्टमेंट्स आखिर क्यों आते हैं। नाउ मुद्दा आया कि सर ये एडजस्टमेंट्स में क्या क्या हो सकता है। भूल जाओ बचपन की बातें, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, अब आप बड़े हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि एडजस्टमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। 30 तक की बातें यहां तक है, 31 को आपने कुछ परचेज किया है, 31 को कुछ सेल किया है, 31 को हमने आपका कुछ मान लो रिटर्न किया है, 31 को हमने कुछ रेंट पे किया है, कुछ भी बातें जो आपका 31 को अभी है, हुई होंगी, उन सबको एडजस्टमेंट में दे सकता है। मैं आपको क्वेश्चन के रूप में भी दिखाऊंगा, मजा आएगा आपको वहां पे, क्योंकि अब लॉजिक आप जानते हैं।
यही नहीं मेरे बच्चे, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे ये देखो आप, ये ट्रायल बैलेंस हमने कब क्लोज किया था? 30 तारीख को। तो 30th को हमारा डेटर्स कितने का था? 60। 30th तक हमारा बैडेट्स कितना हुआ था? 5000। एडजस्टमेंट में कहता है यहाँ पे फर्दर बैडेट्स हो गया। ये देखिए, फर्दर बैडेट्स हो गया, कहता है फर्दर बैडेट्स आपका हो गया कितना जी? मान लीजिए ₹1000, 1000 रुपये और डूब गया। अब समझ जाना इसका मतलब कि जब ट्रायल बैलेंस क्लोज हुआ था तब तक तो बैडेट्स आपका 5 था। ये 5 ऑलरेडी इसमें से माइनस कर चुके होंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मेरे बच्चे फिर से 1000 डूब गया। तो क्या करेंगे? आप कॉन्सेप्ट आपके पास है। ये देखिए, हमारे पास बैलेंस शीट में जब हम डेटर्स को लिखेंगे तो मुझे बताओ 30th मार्च को हमारा डेटर्स कितने का था? 60,000। ये लिखेंगे। क्या इस 60 में से इसको माइनस करोगे? नहीं करेंगे। लेकिन जो फिर से कहता है कि 1000 डूब गया ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एंड ड्यूरिंग द करंट ईयर 1000, हम उसको तो माइनस करेंगे ना बच्चे। और माइनस करके कितना दिखाएंगे? 59, क्योंकि डेटर्स एक्चुअली 31 मार्च को 60 के नहीं है, 59,000 के हैं। और ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसमें जब आप बैडेट्स दिखाएंगे, सेल से जुड़ा हुआ खर्च इनडायरेक्ट आपका है, तो मैं क्या बोलूंगा कि 30th तक बैडेट्स कितना हो गया? तो 5000 वो लेंगे जी। एंड 31st को कितना और डूब गया? 1000। उसको ऐड कीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? 6000 का अमाउंट। यही तो करते आ रहे हैं, बचपन की बातें, छोटी छोटी बातें। वो बचपन वाले सर कहा करते थे एडजस्टमेंट्स में कुछ भी होगा 2 जगह ट्रीटमेंट दिखाना। वो 2 जगह ट्रीटमेंट क्यों दिखाना, लॉजिक क्या है, वही लॉजिक बता रहा हूं मेरे बच्चे। और आपको मैं इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं ना कि फाइनल अकाउंट चैप्टर को एंड करने के बाद, इसके बाद हम 7 क्लासेज अभी और करेंगे पूरे तरीके से समझने के लिए। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप ना कर पा, हो ही नहीं सकता है। मैं वो कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा एडजस्टमेंट्स में आखिर चीजें कौन सी होती हैं। एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं है कि एडजस्टमेंट्स के अंदर में सिर्फ 30 एंड 31 उस एक दिन की सिर्फ बात हो। उस एक दिन की तो बात होगी ही होगी, उसके साथ साथ कुछ गलतियां हुई हैं। हो सकता है कि आपने इस ट्रायल बैलेंस को बनाते समय जो आइटम्स लिखे उसमें कुछ गलतियां आपने किया है, उनके बारे में ही बताएगा। हो सकता है कि कुछ चीजें जो हम 31 को ही सिर्फ करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना, वो भी आपको बताएगा। 31 को हमारा स्टॉक एंड में कितना वैल्यू किया गया, वो सब कुछ बताएगा। लेकिन बिलीव कीजिए, अगली क्लास से ही एडजस्टमेंट्स में जो भी चीजें बताएगा वो देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो ये है, चलो फटाफट इसका ऐसे ट्रीटमेंट करो। हम आएंगे उनके ऊपर में, फिलहाल आज हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे ये बात क्लियर है ना कि आपका ट्रायल बैलेंस जनरली रियल लाइफ में कुछ दिन पहले क्लोज हो जाता है और उसी के चलते आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं। तो इन सबको जो 30th तक का है, उसके बाद इन सबको इकट्ठा करके 31 तक की इंफॉर्मेशन से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में मेरे बच्चे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पहले एक बार उसको शॉर्ट में रिवीजन करते हैं ताकि अगली क्लास में बहुत मस्त तरीके से मजा आएगा। मैंने आज आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ आपको बताया कि आखिर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में आखिर हम आइटम्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। मुद्दे की बात थी डायरेक्ट और आपका इनडायरेक्ट। मैंने कहा कि मार्केट से फैक्ट्री तक का डायरेक्ट, उसके बाद के इनडायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट में भी जो नॉर्मल खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं। अगर वो एबनॉर्मल है तो प्रॉफिट लॉस में कैसे, हम अगली क्लास में आपको दिखाएंगे। अगर वो फैक्ट्री के बाद के खर्चे तो हमेशा कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो आपका। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आखिर आइटम्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अगर एग्जाम में क्लियर कट ना बताए वो एक्सपेंस कहाँ का है, तो वेट, वो ज़्यादातर खर्चे कहाँ पे होते हैं, उनके मुताबिक हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। बहुत सारे अभी आइटम्स अभी यहाँ पे दिमाग में आपके आएंगे कि सर ये कहाँ जाएंगे, थोड़ा सब्र करो, अभी क्लास को आगे बढ़ने दीजिए। आगे वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बताऊँगा ना। अगर सॉल्व हो पाए, ऐसा होगा नहीं, बट ना तो फिर आप डाउट सेशन टाइम पर मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पूरी क्लास पहले देख लीजिए, सब कुछ मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। इसके बाद मेरे बच्चे मैंने एक बहुत प्यारा सा आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये एट द एंड ड्यूरिंग द ईयर का, जो सबको नहीं पता होता, जो आप ध्यान रखेंगे। क्यों आइटम्स के नीचे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नीचे एडजस्टमेंट्स होता है, मैंने उसका रीजन बताया। आइटम्स क्यों जो ट्रायल बैलेंस में वो एक ही जगह जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपस में प्लस माइनस हो चुके हैं। एडजस्टमेंट्स के आइटम अभी हमें ट्रीटमेंट करना है, डबल एंट्री सिस्टम में 2 जगह उसका इफेक्ट दिखाना ही होगा। तो वो रीजन्स के साथ हम कैसे दिखाएंगे, हम अगली क्लास में उसका स्टडी करेंगे।
ठीक है ना। तो क्लास को एंड करते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस चैप्टर के अंदर में बहुत मस्त तरीके से एंट्री करने के लिए। आपकी बुक जो मैंने बना के रखी हुई है, जो आपके पास गई है, जिसमें कि जितने भी पास्ट के क्वेश्चन है, फ्यूचर में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के क्वेश्चन और भी अच्छे क्वेश्चन जो एग्जामिनर सोच सकता है, उन सबको मैंने बुक में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अगली क्लास से हम उसके अंदर में एंट्री करेंगे। अब सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा, मिलते बच्चे नेक्स्ट टाइम इसका कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now I'm funded. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।